Hello students, welcome you all on my YouTube channel Literary Classes. Dear students, today here I am before you all with a very nice poem entitled as Dust of Snow, composed and written by a very well-known American poet Robert Frost. Students, before entering into the river of the poem and before entertaining it, I would like to tell you something about Robert Frost. Students, Robert Frost is prominently known for his realistic approach. इसका अर्थ है स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो उन कविताओं में हवाई कम होता है. उनकी कविताओं में किसी चीज का बहुत ज्यादा आडंबर नहीं होता, यथार्थ का वर्णन होता है. In what aspect life is, he always tries to present the life in real sense. Students, I would like to tell you also, Robert Frost has been awarded with the prize, literature prize, a well-known prize in the field of journalism and literature 4 times, and he has been nominated 31 times for Nobel Prize in Literature. You can imagine what a great poetic figure we are going to study today. And students, let us start our poem. Today, our poem, as you know, is Dust of Snow. Students, आज हम उनकी कविता Dust of Snow, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका आनंद लेने जा रहे हैं. तो चलिए आनंद में आगे बढ़ा जाए. देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इसके टाइटल के बारे में थोड़ा बता दूं और इस पोएम के बारे में बता दूं. द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज अ पोएम written by Robert Frost. Through this poem, the poet wants to convey us a very strong message from our common life, from our simple life. Students, you know, in our simple life, some people actually accept good omens, bad omens, and they think that their life are being affected by good omens and bad omens. आपको पता होगा, सामान्य जीवन में जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिनचर्या में घटने वाली सामान्य सी घटना को अशुभ संकेत, अशुभ शगुन मान लेते हैं, शुभ शगुन मान लेते हैं. और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की वो यात्रा पे जा रहे होते हैं और उनका मान लीजिए किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वो यात्रा करने नहीं जाते हैं. तो कई तरह की ऐसी घटनाएं हैं जो किसी परिप्रेक्ष्य में उसका नुकसान कहीं हो गया हो, लेकिन थ्रू दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू इरिडिकेट सच प्रॉब्लम्स. वो इस कविता के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं, अपने जीवन में घटी घटना के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऑलरेडी गुड ओमेंस होती हैं. नेचर में हर चीज के दोनों पर्सपेक्ट्स हैं. हर चीज राइट भी है, रॉन्ग भी हो सकती है. किसी परिप्रेक्ष्य में वो विष है, लेकिन किसी परिप्रेक्ष्य में वो बहुत दवा का काम कर सकती है. तो इस पे उन्होंने इस पोएम को रखा है. इस पोएम में आपको ये भी जानना है स्टूडेंट्स, यहाँ जो डस्ट ऑफ स्नो, इसमें जो डस्ट है उसको हम धूल से नहीं लेंगे कि वो जो मिट्टी का कण होता है, यहाँ हाँ पार्टिकल से ले सकते हैं, या फ्लेक ऑफ स्नो कह सकते हैं. स्नो की परत का झड़ना वर्ब के रूप में भी आप ले सकते हैं. स्नो का परत का गिरना या स्नो के कण, हाँ ये आप ले सकते हैं. तो आइए अब पोएम के आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको ये पोएम अच्छा लगेगा और आपको कुछ देगा. चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा में चलते हैं, इस स्टेंजा का आनंद लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेंजा मैं पढ़ता हूँ. ये जो स्टेंजा है आप देख सकते हैं 4 लाइन्स का है और 4 लाइन्स के स्टेंजा को हम लोग कहते हैं क्वार्ट्रेंस. तो ये क्वार्ट्रेन है. ये पूरा पोएम 2 स्टेंजा का है. चलिए तो इसे रिसाइट करते हैं. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. स्टूडेंट्स, आप इस स्टेंजा में देख सकते हैं उन्होंने ये 2 चीजों का सिंबॉलिकली यूज किया है. एक इसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, जस्ट आई हैव अंडरलाइन अ क्रो, और यहां देख सकते हैं हेमलॉक ट्री. इनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा. किसी भी अपने विभाग की समाज में भी आप देख सकते हैं कौवे को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं. उसको एक गुड ओमिन के रूप में, शुभ संकेत के रूप में हम नहीं लेते हैं.
हाँ, ये भी बात है कि कौवे के आने को हम लोग किसी के आने का समाचार भी रूप लेते हैं, ज्यादातर उसको अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरह हेमलॉक ट्री भी है। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर ऐसे फ्रूट होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, उनको पीने के लिए हेमलॉक दिया गया था। तो इस पहले स्टेंजा में ही आप देख सकते हैं उन्होंने दो ऐसी चीजों को सिंबोकली यूज किया है, उसको प्रतीकात्मक सिंबोकली ऐसे यूज किया है जो बैड ओमिन्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्रो को यहाँ यूज हो सकता है सैड सिचुएशन, सारोफुल कंडीशंस, हेमलॉक पॉइजनस चीज है और द डार्कनेस ऑफ द लाइफ है, इन सब चीजों को ये यूज कर रहा है। तो एक आउटर सरफेस मीनिंग जो निकलता है वो ये निकलता है, पोएट जो है किसी रास्ते से जा रहा है, खास करके स्नोवी मार्ग से जा रहा है, रास्ता स्नोवी वहीं से गुजर रहा है। एक हेमलॉक का ट्री है। अब अगर पिक्चराइज मैं कर सकूं तो हेमलॉक ट्री जो स्टूडेंट्स होता है वो क्रिसमस ट्री की तरह होता है, एकदम क्रिसमस ट्री की तरह होता है। लेकिन ये है कि थोड़े से उसके जो लीव्स होते हैं वो क्रिसमस ट्री से ज्यादा डेलिकेट होते हैं, कोमल होते हैं। अब देखिए पोएट जा रहा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, द वे ऑफ क्रो सुक डाउन ऑन मी। सुक माने हिलना, डोलना, गिरना, गिराना, कोई भी सेंस आप ले सकते हैं। तो एक रास्ते से ये मार्ग से जा रहे हैं, द वे ऑफ क्रो, और रास्ते से जा रहे हैं, हेमलॉक का ट्री है और इस पे एक कौवा आता है। उस पेड़ पे कौवा आता है या उस पेड़ पे बैठा है और वहां से जाता है, ये आपको फील करना है। ये दोनों बात इसमें क्लियर नहीं है। कौवा जब हिलेगा, सुख माने मूवमेंट भी हो गया, हिलना डुलना, तो कौवा यदि बाहर से कौवा यदि आया होगा तो भी पेड़ हिल सकता है, यदि बैठा हो उड़ रहा हो तो भी हिल सकता है। लेकिन सुख हुआ, डालियां हिली, पत्ते हिले। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, इस तरह से कौवा पेड़ पे बैठा या वहां से उड़ा तो डालियां हिली, पत्ते हिले। क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी पोएट के शरीर पर उस पेड़ से, हेमलॉक पेड़ से, जिसको समाज में पॉइजनस ट्री माना जाता है, जहरीला है, जिसको एक बार यदि हम पान कर लें, स्पर्श कर लें, चख लें तो मर जाएंगे, उस पर से क्या गिरता है उसके ऊपर, पोएट के ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो, यानी उसके ऊपर बर्फ गिरता है, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स गिरते हैं, अच्छी चीजें गिरती हैं। और ये कौन गिराता है भाई, किसके माध्यम से, कौवा, जिसको हम लोग जनरली बैड ओमिन के रूप में देखते हैं। तो पहले स्टेंजा में वो बताते हैं कि वो कहीं से जा रहे हैं, और खास करके ये पहले स्टेंजा में हेमलॉक का प्रयोग किया है, क्रो का प्रयोग किया है, जो बैड ओमिन्स के लिए होते हैं। तो ये भी सेंस निकलेगा कि उस समय उनका मूड सैड है। इन दोनों सिंबल्स के द्वारा आप मान सकते हैं। तो पोएट इज सैड, रास्ते से वो जा रहे हैं और उनके ऊपर वो बर्फ की परत गिराता है वो कौवा। तो मैंने ये कैसे कह दिया कि वो सैड है, इन हेमलॉक और क्रो के सिंबल से, कि पोएट जो है सैड है। तो पहले स्टेंजा में ये बात होती है। लेट अस जंप टू नेक्स्ट स्टेंजा। हैज गिवन ऑन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब देखिए इस स्टेंजा में भी वही 4 लाइन्स हैं। अब यहां देखिए क्या कहता है, इसमें भी वही वर्ड है, हैज गिवन माई हार्ट, यानी ये जो घटना हुई, क्या, कि जो स्नो से डस्ट गिरा, ये जो कार्य हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही पोएट कहता है कि मेरे ऊपर वो स्नो के कण गिरे, स्नो फ्लैक्स गिरे, मेरे हृदय के अंदर भाव में परिवर्तन आया, मेरे हृदय के अंदर मेरा भाव बदल गया। यानी पहला कैसा भाव था, दुख भरा भाव था, पोएट उदास था, पोएट अपने पर बड़ा परेशान था, वो किसी न किसी डार्क साइड ऑफ लाइफ सिचुएशन से गुजर रहा था। लेकिन इस स्नो के गिरते ही अचानक उसके हृदय में एक पॉजिटिविटी आती है, देयर कम्स अ चेंज, ऐसा वो फील करता है क्योंकि रियलिस्टिक पोएट। और क्या कहता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, ठीक है ना, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, र्यूड माने रिग्रेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पोएट क्या कहता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, ये जो घटना हुई है, बर्फ के टुकड़े गिरे हैं, इससे क्या हुआ, कुछ पार्ट बच गया। माने दिन का जो आगे कहता है, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, र्यूड माने रिग्रेट करना, यानी जिस मूड में मैं पहले था, अगर उस मूड में ही मैं रहता तो पूरा दिन रूपी जो धन है, द डे इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ आई कुड वेस्ट, मेरा पूरा दिन बेकार हो गया होता, क्योंकि मैं सैड मूड में था, मैं सारो जोन में था। और उस स्थिति में कोई व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही स्नो गिरा,
मेरे हृदय में एक चेंज आया, एक पॉजिटिविटी आई, और जो बचा हुआ जीवन का समय, यानी जो दिन में जो बचा हुआ समय है, शायद मैं उसको अच्छी तरह से यूज कर पाया। और यदि ये घटना नहीं होती, मेरे मूड में चेंज नहीं हुआ होता, तो शायद मैं उसको अपने लाइफ के उस दिन को, उस प्रेशियस टाइम को शायद मैं उसी सैड मूड में वेस्ट कर दिया होता। स्टूडेंट्स, कई बार आप देखते हैं दिन में कोई ऐसी घटना घट जाती है और यदि आपको एक प्रॉपर कोई रीएनफोर्समेंट ना मिले तो पूरा दिन उसी सैड में कंडीशन में निकल जाता। तो यहाँ पोएट ने क्या पाया कि वही हेमलॉक ट्री है, वही क्रो है, लेकिन ये दोनों क्या कर दिए, उसके जीवन में एक अच्छा चेंज ला दिए। तो हम नहीं कह सकते कि दोनों जो है बैड ओमेंस हैं। ये बहुत कुछ तय करता है कि आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ओवरऑल यही पोएम रहा। अब आइए थोड़ा सा आपको 2 मिनट में मैं बता दूं इसका रेट्रिकल डिवाइसेज क्या क्या पोएट ने कहा कैसे यूज किया। देखिए, ये पहला जो स्टेंजा है, दिस स्टेंजा या 4 लाइन्स क्वार्टरन्स कहेंगे। अब देखो इसका राइम स्कीम यदि निकालना आप चाहो, बहुत सिंपल है। द वे अ क्रो, इस साउंड को मान लो आपने कह दिया ए, क्रो। अब यहाँ मी, इसको बी कह दिया, साउंड बदल गया। क्रो स्नो, तो फिर ए हो गया। मी ट्री, तो फिर बी हो गया। यानी इसका राइम स्कीम हो गया ए बी। वेरी नाइस। अब यहां देखो हार्ट, एक नया सिंबल दे दो सी। मूड, नया साउंड है, डी कह दो। पार्ट, हार्ड पार्ट, इसको भी सी कह दो। मूड, र्यूड, इसको भी आप डी कह दो। तो ये इसका हो गया राइम स्कीम। अगर फिगर ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आपका सबसे पहले सिंबोलिज्म का प्रयोग हुआ है। क्रो का प्रयोग सैड सिचुएशन के लिए, बैड ओमेंस के लिए, हेमलॉक का प्रयोग बैड ओमेंस के लिए, या ऐसा कोई चीज जो बहुत डेंजरस होता है उसके लिए यूज हुआ है। और यदि आप जैसे और भी आप एंगल देखना चाहें, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, रिपीटेशन देख सकते हैं, डे डी, हैड, र्यूड, डी, सब कॉन्सोनेंट्स है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डी का रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट्स, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एजोनेंस। एजोनेंस तो खैर पार्टिकुलरली जो होता है वावल के लिए, इसको आप कह सकते हैं एलिट्रेशन। देखिए डी ऐसे हो सकता है। तो ये इसके प्रोमिनेंट जो है फिगर्स ऑफ स्पीचेज है। स्टूडेंट्स, अब आपका इस पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की कैसा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आ सकता है, कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं ऑन द थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम क्या है। आई होप आप पोएम का थीम जान चुके हैं कि जो गुड ओमेंस हैं, जो बैड ओमेंस हैं, जो शुभ शगुन माने जाते हैं या अशुभ शगुन माने जाते हैं, वो हमारी मानव की कई बार यथार्थ से परे होते हैं। हम सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं। तो इस पर एक बहुत अच्छा प्रकाश है। दूसरा हो सकता है कि हेमलॉक किस चीज को, हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसके मेन क्वेश्चन हो सकते हैं। ओवरऑल आपको ये पोएम बहुत अच्छा लगा होगा। इस पोएम को पढ़ने के बाद आप बुक एक्सरसाइज में जरूर जाइए, उसको अटेम्प्ट करिए। यदि कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, मैं इस पर जरूर निदान करूंगा। आई होप रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये पोएम आप सबको अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड बी सेफ। ओके, थैंक्स।